Okay, so आज हम अपने यूनिट नंबर 9 का हम जो है वो आगाज़ कर रहे हैं। और इसमें हम ये जो यूनिट है इसमें हम जो बुनियादी तौर पे हमारा फोकस होगा वो एक ख़ास किस्म की मैथमेटिकल आप कह लें कि टेक्निक है या ब्रैकेट्स हैं, जो कि सबसे पहले साइमन डेनिस पॉइजन ने जो है वो सबसे पहले हमने इस्तेमाल किए थे। और हम ये देखेंगे कि ये जो टेक्निक है ब्रैकेट्स इस्तेमाल करने की, ये बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग टेक्निक है। और इसके ज़रिए से हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उन्हें ड्राइव करने का एक और तरीका हम जो है वो सीख पाएंगे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। और ये यूनिट नंबर 9 है और जो चाव की किताब है तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स सी कि हम इन इन ये इन ब्रैकेट्स को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो फर्ज करें कि एफ एक फंक्शन है, जो कि जनरेटिंग फंक्शन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं जो हम पिछली दफ़ा हम देखते थे यूनिट 8 में। फर्ज करें कि एफ कोई फंक्शन है, एनी फंक्शन, राइट, जो कि फंक्शन है जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू, जनरलाइज मोमेंटम टी और टी का। इसी तरह फर्ज करें कि जी एक और हमारे पास फंक्शन है, राइट, जो कि क्यू पी और टी का फंक्शन। ठीक है। अब हम ये जो ब्रैकेट्स हैं एफ कॉमा जी, उसको इस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि एफ कॉमा जी इज इक्वल्स टू समेशन जे partial f by partial qj, partial g by partial pj, minus partial f by partial pj and partial g by partial qj। अब यहाँ पर ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो टेक्निक, और जो कि मैंने जैसे आपको बताया कि ये फ्रेंच मैथमेटिशियन पॉइजन के नाम से ये जो है मंसूब है। ठीक है। these are I mean this is called as Poisson brackets, right? PRSE ब्रैकेट्स। ठीक है। अब आपको जो चीज़ इसमें ख्याल रखना है कि देखिए, ये इसमें तरतीब, जिस तरतीब से चीज़ें लिखी गई हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखिए, जैसे एफ और जी यहाँ आया, तो जब हम इनके डेरिवेटिव्स लेंगे तो पहले एफ का एक डेरिवेटिव लेंगे, फिर जी का लेंगे, फिर उसके बाद माइनस, फिर एफ और फिर जी का। ये नहीं हम करेंगे कि जी का हम इसको उठा के इधर ले आएँ और उसको उठा के हम इधर ले आएँ, तब वक्त कि हम उसको कैलकुलेट वगैरह करने में गलत बात है। इसी तरह जब हम इनके डेरिवेटिव्स ले रहे हैं तो पहले हम क्यू के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे और फिर पी के लिहाज से। और जब हम माइनस लगा के सेकंड फेज में जाएंगे तो फिर हम जो है वो एफ का डेरिवेटिव पी के साथ और जी का डेरिवेटिव क्यू के साथ लेंगे। ठीक है। यानी कि फर्स्ट फेज में हमारा डेरिवेटिव एफ का क्यू के साथ, जी का पी के साथ डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे और फिर एफ का डेरिवेटिव पी के साथ और जी का डेरिवेटिव क्यू के साथ लेंगे। ठीक है। ये इसकी तरतीब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये याद रखिएगा, ये जो इस तरह ब्रैकेट्स लिखने का जो तरीका है कि एफ कॉमा जी, इसको मैथमेटिक्स में हम कहते हैं कम्यूटेटर मीन कहलाते हैं ये, कम्यूटेटर। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स हैं, इनकी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली इसी जो इक्वेशन 5.42 है इनके ऊपर बेस कर रही है कि अगर आपके पास सिमिलर फंक्शंस आ जाएं, दैट इज एफ कॉमा एफ, वो हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। और वो आपको यहाँ से अंदाज़ा भी हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे भी एफ लगा दें, यहाँ भी एफ लगा दें, तो वापस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास एफ कॉमा जी है और अगर आप जी को पहले ले आएंगे तो ये चूंकि कम्यूटेटर्स हैं, बीच में माइनस साइन है, तो ये एंटी सिमेट्रिक हैं। जी को इधर लाने से और एफ को इधर लाने से आपके पास माइनस साइन आ जाएगा। इसी तरह अगर फर्ज करें कि जो फंक्शन एफ है हमने यहाँ कॉमा किया और जी
और एक्स फर्स्ट करें हमारे पास दूसरे फंक्शन है एफ से डिफरेंट, तो हमने हमारे पास ये जो सेकंड फंक्शन था उसको हमने किसी जी को किसी स्केलर ए के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस, और बी को बी एक और स्केलर स्केलर चीज़ है उसको हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो हमारे पास कम्यूटेटर ब्रैकेट्स हैं ये लीनियरली ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो हम हमारे पास क्या होगा जब हम इसको ओपन करेंगे इस सूरत में एफ कॉमा जी प्लस एफ कॉमा एक्स हो जाएगा। ऐसे सूरत हाल में अक्सर क्या होता है क्योंकि ए और बी कांस्टेंट है तो ए यहाँ आ जाता है और बी यहाँ आ जाता है। आप चाहें तो बी यहाँ लगा दें या बी यहाँ लगा दें, इट डजेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट्स हैं ये, नंबर्स हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा, या इन जनरल कांस्टेंट ले लेना काफ़ी है। इसी तरह अगर फर्ज करें कि आपकी दफ़ा ये जो जी और एक्स जो फंक्शंस हैं क्यू पी एंड टी के वो ऐड ना हो रहे हों बल्कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो उस सूरत में क्या होता है कि अगर हमारे पास एफ कॉमा जी एक्स है तो एफ कॉमा जी पहले हम इसका कम्यूटेटर लेंगे, एक्स को बाहर निकाल कर रख देंगे, और सेकंड टाइम क्या होगा कि एफ कॉमा एक्स हो जाएगा और जी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो इसकी तरतीब है ये आपके जहन में बहुत अच्छी तरीके से रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये आखिरी जो फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी दी गई जिसको हम जैकोबी आइडेंटिटी भी कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको आप हमेशा जहन में रखिएगा। और वो ये कि अगर हमारे पास ये तीन फंक्शंस हैं एफ जी और एक्स, और उनको हम साइक्लिकली कम्यूट करें, आप देखें कि एफ कॉमा और ये एफ कॉमा और फिर ये जी और एक्स का कम्यूटेटर है, तो हमने इसको कम्यूट किया साइक्लिकली, तो एफ यहाँ चला गया और जी इधर आ गया, तो आप देखें ये अगली दफ़ा जी कॉमा एक्स कॉमा एफ हो गया, और फिर ये प्लस हमने एक और दफ़ा इसको साइक्लिकली कम्यूट किया तो एक्स कॉमा एफ कॉमा जी। अब हम इन तीनों कम्यूटेटर्स का अगर का रिजल्ट को हम ऐड करें तो जवाब हमेशा जो है वो ज़ीरो आता है। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर फर्ज करें कि हमारे पास दो जिस तरह हमारे पास जो फंक्शन हैं एफ और जी, उनका कम्यूटेटर किसी वजह से ज़ीरो आ जाए, राइट, ये एफ कॉमा एफ ये जी के अलावा बात है कि एफ कॉमा जी अगर ज़ीरो आ जाए तो कम्यूटेटर, तो हम ऐसे सूरत में कहते हैं कि ये दोनों फंक्शन एफ और जी जो है वो कम्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम देखेंगे कि इसी जो हमारे पास ये जो यूनिट 9 है, हम देखेंगे कि इन कम्यूटेटर्स के ज़रिए से हम क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम जो है ट्रांजिशन कर सकते हैं। और ये जो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती हैं मुख्तलिफ क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने में, ख़ासतौर पर जो उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की, वो समझने में ये जिस तरह के रिलेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम समझने की हमें ज़रूरत होगी, और ये जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं पॉइसन ब्रैकेट्स की, इन्हें आप तो जहन में रखिएगा, ये आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी काम आएंगे, ठीक है। हम बार बार इन चार ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको जो है वो हम बार बार एड्रेस करेंगे और इनको रेफर करेंगे। अच्छा, अब ये जो थी वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ थी पॉइसन ब्रैकेट्स की 5, ये हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ी। अब हम ज़रा सा फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट्स को ज़रा सा देखें। फर्ज करें कि हमारे पास जी या एफ कोई फंक्शन नहीं है बल्कि हमारे पास ये दो कैनोनिकल वेरिएबल्स हैं क्यू जे एंड पी के, ठीक है। तो तरीक़ाकार अभी भी ब्रैकेट्स खोलने का एग्जैक्टली वही है कि जो भी ये दो यहाँ चीज़ें हैं, तो आप देखें यहाँ क्यू है यहाँ पी के है, तो क्यू जे पी के आ गया क्यू जे पी के, और यहाँ जब हम इनके डेरिवेटिव्स ले रहे हैं वो इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे क्यू आई लिया पी आई और फिर पी आई पहले और क्यू जे पहले, ठीक है, एग्जैक्टली वही तरतीब है। अब सवाल ये है कि अगर ये क्यू जे मतलब ब्रैकेट क्यू जे कॉमा पी के, अब ये बराबर होगा, ये आप जानते हैं कि ये हमने क्रॉनिकल डेल्टा लिखा है, और क्रॉनिकल डेल्टा का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इट इज़ इक्वल्स टू 1 when j is equals to k and it is equals to 0 when j is not equals to k, ठीक है। ये मतलब होता है क्रॉनिकल डेल्टा का।
अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अगर इसको गौर करें कि ये चीज़ कैसे आ गई, तो आप तो आपने पिछली भी कैलकुलेशंस जो आपने देखी हैं उसमें मैंने आपको ये जो क्रॉनिकल डेल्टा है वो इस्तेमाल करके दिखाया है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इतना पार्ट अगर आप उठा के देखें तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास पार्शियल क्यू जे ओवर पार्शियल क्यू आई है, ये दरअसल हमें एक तरह का जो है डेल्टा फंक्शन दे रही है। ये हम इकोनॉमिकल डेल्टा से रिप्लेस कर सकते हैं जी आई। और इसी तरह ये जो हमारे पास ये जो पार्शल पी जे ओवर ओवर पार्शल पी आई है, इसको भी हम जो है वो एक और क्रॉनिकल डेल्टा से हम इसको जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, और वो ये कि क्यू टाइम्स आई। और चूंकि क्रॉनिकल डेल्टाज जो होते हैं वो बेसिकली सिमेट्रिक होते हैं, तो इसका मतलब है कि आई कैन ऑल्सो राइट इट, क्योंकि देखिए ये वाला हिस्सा जो है, क्योंकि ये तो यहाँ हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं इसको अभी बाद में करता हूँ। अगर मैं इसको इक्वल्स टू लगा दूँ, तो यहाँ से ये आ गया क्रॉनिकल डेल्टा जे आई और क्रॉनिकल डेल्टा के आई, ठीक है, माइनस। अच्छा देखिए यहाँ पर तो हमें हमें मुकम्मल पता है कि Q और P इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, तो इनका तो डेरिवेटिव सीधा सीधा जीरो होगा। तो इसी तरह ये जो पार्शियल क्यू जे ओवर पार्शियल पी आई ये जीरो हो जाएगा, और पार्शियल पी के ओवर ओवर पार्शियल क्यू आई जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है क्यू और पी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो उनके जो डेरिवेटिव्स होंगे वो तो जीरो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये सेम टाइप का वेरिएबल है, बस ये फर्क है कि आई और जे लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पी है, यहाँ पी के है, यहाँ पे पी आई है, ठीक है। तो इनके तो नॉन जीरो डेरिवेटिव्स आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि ये और ये इंडेक्स कैसे हैं। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ तो ज़ीरो हो गई। तो हम इस ये जो फर्स्ट टर्म है उसको ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैनोनिकल डेल्टास जो होते हैं वो बुनियादी तौर पर जो है वो सिमेट्रिक होते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैंने जैसे कि आई लिखा तो मैं इसको आई के लिख दूँ, ठीक है। और जब हमारे पास ये सेम इंडेक्स यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर आउटर इसमें रीजन में मतलब आउटर यहाँ पे जे है, यहाँ पे के है, लेकिन यहाँ बीच में सेम इंडेक्स है, वी कैन राइट इट लाइक दिस जे और के, क्योंकि इस पर हम कहते हैं सम हो गया, तो इसी वजह से यहाँ पे इसने जे के लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि जब ये जे इक्वल्स टू के होगा तो ये वन दे देगा, अदरवाइज ये हमें ज़ीरो देगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर हमारे पास सेम इंडेक्स होगा तो ये ऐसे ही है कि पार्शियल एक्स, यानी कि ये ऐसे ही लिखा जाएगा कि पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स क्या होगा, वन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पार्शियल एक्स बाय बाय पार्शियल वाई हो जाए और एक्स और वाई दो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, तो जवाब आपके पास जीरो आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से इसने उठा के इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक। तो अगर हम इसी इसी चीज़ को आगे हम चलाएं, तो अगर हमारे पास सेम टाइप के वेरिएबल्स आ गए, क्यू के आ गया, तो वो जीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास सेम टाइप के जो है वो जो हमारे पास कॉन्जुगेट मोमेंटम है, तो उनका कम्यूटेटर होगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि ये जो फंडामेंटल हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, उसमें अगर क्यू क्यू आ जाएगा तो ज़ीरो होगा, पी पी आ जाएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यू और पी आएगा तो वो नॉन ज़ीरो होगा, लेकिन डिपेंड कर रहा होगा कि आया वो सेम इंडेक्स है कि नहीं। यानी कि ये ऐसा ही है कि अगर फर्ज करें आपके पास एक्स और पी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको ये जवाब वन मिलेगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर y और पी वाई लिखा हुआ है तो जवाब आपको वन मिलेगा। और अगर आपके पास यहाँ z और पी जेड लिखा हुआ है तो जवाब आपको वन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उस सूरत में आप देखें जे और के बराबर हैं। लेकिन अगर फर्ज करें आपके पास यहाँ x हो और यहाँ अगर पी वाई आ जाए तो जवाब ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x एक डिफरेंट चीज़ है, एक डिफरेंट वेरिएबल है, और पी वाई जो है वो उसका कॉन्जुगेट वेरिएबल नहीं है। तो जो कॉन्जुगेट वेरिएबल्स होंगे सिर्फ उनका जो कम्यूटेटर होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो क्यू, तो इसलिए अगर हम इसको साफ साफ लिखें तो एक उसका लिख सकते हैं कि हमारे पास क्यू जे है और पी जे हो, तो आपके पास जवाब वन आएगा।
ठीक है। तो सेम इंडेक्स के साथ अगर ये x है तो ये पी एक्स है, अगर ये y है तो पी वाई है, z है तो पी जेड है, अगर थीटा वन है तो ये पी थीटा वन होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो जवाब वन आता रहेगा, अदरवाइज ये आपके पास जवाब जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, क्योंकि आप इसी तरह के रिलेशन जो हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड, ये जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, दीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट्स। ठीक है, ये इनके प्रॉपर्टीज हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट्स हैं उनमें और जो इंटीग्रल ऑफ मोशन है उनमें क्या रिलेशन है। इंटीग्रल मोशन आप जानते हैं कि जैसे कि अगर फर्ज करें हमारे पास ये पी डॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाए तो हमारे हमें हमें मालूम है कि हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो पी विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो इनको हम बेसिकली जो है अब तक इंटीग्रल ऑफ मोशन जो है वो कहते आए हैं। हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं इनमें और इंटीग्रल ऑफ मोशन में हम आपस में कैसे रिलेशन पैदा कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी। तो फर्ज करें कि हमारे पास एफ एक फंक्शन है, ठीक है, एफ जी जो भी है, उसका हम कॉम्यूटेटर या पॉइजन ब्रैकेट हम एच के साथ ले रहे हैं। ठीक है, और जो हम तरीका जानते हैं कि ऐसा जब होगा तो जो भी पहले दो हमें जो ये जो दो फंक्शंस हैं एफ और जी, राइट, वो हमारे पास यहाँ लिखे जाएंगे, पहले एफ फिर जी, सॉरी एफ और एच, एफ और एच। ठीक है, ये यहाँ पे इसने देखिए थोड़ी सी इसने गड़बड़ की है, इसको इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये अगर इसको बाद में कर लेता तो ये तो ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि जब भी हमारे पास ये जो दो वेरिएबल्स हैं जैसे क्यू पी, तो क्यू पी ये हमेशा पहले लिखे जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं एफ जी को खोल रहे हैं तो एफ जी, सिर्फ जो चीज़ें तब्दील होती हैं वो वेरिएबल्स हैं जिसके रिस्पेक्ट से हम उनको डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। तो जैसे क्यू, एफ का डेरिवेटिव क्यू के साथ, जी का डेरिवेटिव पी के साथ, तो माइनस फिर एफ का डेरिवेटिव पी के साथ और एफ का डेरिवेटिव क्यू के साथ। ठीक है, तो नीचे वाले चेंज होते हैं, ऊपर वाले चेंज नहीं होते हैं। ये इस तरह के इसमें कुछ टाइपोज हैं। बहरहाल तो आपको अभी थोड़ा पता चल जाएगा कि इसने इसने ऐसा क्यों लिखा, लेकिन ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि ये बाद में चल के जब हमें मालूम है कि जब ये फंक्शंस जो हैं वो ऑपरेटर्स बनते हैं तो उनकी प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम किसको बाद किसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसूली तौर पे क्या होना चाहिए, पार्शल एफ बाय पार्शल क्यू आई, पार्शल एच बाय पार्शल पी आई। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है यहाँ पर हम हमारे पास पहले पार्शल एफ ओवर पार्शल पी आई आएगा, जैसे कि आपको मालूम है जिसकी डेफिनेशन है, और पार्शल एच ओवर पार्शल क्यू आई। ठीक है, ये आ जाएगा क्यू आई। अच्छा, अब पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई ये आपको मालूम है कि हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन लिखी हुई है। आपको याद होगा कि जैसे हम पीछे जो क्लासेस में हम देख चुके हैं कि हमारे पास क्यू डॉट आई जो है वो बराबर होता है पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई के। ठीक है, और पी डॉट आई माइनस के साथ बराबर होता है पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई। ठीक है, ये होता है। तो हमने क्या किया, पार्शियल एच बाय बाय पार्शियल पी आई को हमने क्यू 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 डॉट आई से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, और ये जो पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी आई है ये अपनी जगह का वैसा का वैसा रहा, और जो पार्शियल एच बाय बाय पार्शियल क्यू आई है वो इस डेफिनेशन की वजह से ये माइनस पी डॉट आई हो गया। अच्छा, चूंकि ये आपस में रिप्लेस हो सकते हैं क्योंकि ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई है, तो वो आप चाहें तो आप उसको आप पहले लिख लें, राइट। अदरवाइज यहाँ पे अभी हम बेहतर ये है कि पहले हम इसको ना लिखें। अच्छा, अब अगर इस पे आप गौर करें कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या लिखा हुआ है, ये अगर हम गौर करें तो ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखा हुआ है डी एफ का। अगर फर्ज करें हम जैसे पिछली क्लासेस में हम देखते रहे हैं, तो फर्ज करें कि मेरे पास एफ जो है वो इस तरह डिफाइन हो, एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू क्यू आई कॉमा पी आई कॉमा टी। अगर ये एफ इसका फंक्शन है फर्ज करें और मैं इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लूँ, ठीक है,
तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा समेशन पार्शल एफ ओवर पार्शल क्यू आई, ठीक है, क्यू डॉट आई, ऐसा ही होगा ना, और प्लस पार्शल एफ ओवर पार्शल पी आई पी डॉट आई, ठीक है, प्लस पार्शल एफ ओवर पार्शल टी, क्योंकि वो जो डी टी ओवर डी टी है वो तो वन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ और ये चीज़, ये चीज़ और ये चीज़ ये सेम है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं ये पूरी चीज़ लिखी जा सकती है कि अगर मैं इसको उठा के, ठीक है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले आऊँ, ठीक, और उसको मैं लिख दूँ कि टी एफ डी टी माइनस पार्शल एफ बाय पार्शल टी इज इक्वल टू समेशन एफ समेशन एफ ओवर समेशन पार्शल एफ बाय पार्शल क्यू आई क्यू डॉट आई प्लस पार्शल एफ ओवर पार्शल पी आई पी डॉट आई, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे लिखी जा सकती है, तो ये पूरी चीज़ क्यों आ गई, और फिर सिंपल क्या हुआ, और ये पूरी चीज़ क्या है, ये सिंपल हमारे पास कम्यूटेटर के बराबर है, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आया, तो ये डी एफ ओवर डी टी इक्वल्स टू कम्यूटेटर ऑफ एफ कॉमा एच प्लस पार्शल एफ बाय पार्शल टी, ठीक है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर फर्ज करें हमारे पास एफ जो है वो टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये चीज़ जो है वो मतलब ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये इतना हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा कहाँ गया? ये हिस्सा पूरा जो है वो मतलब ज़ीरो हो जाएगा, और सिर्फ इतना हिस्सा नॉन ज़ीरो बचेगा, तो हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी प्लस एफ कॉमा एच इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, क्योंकि अब ये ज़ीरो हो गया, एफ टी पर डिपेंड नहीं कर रहा। और अगर फर्ज करें कि एफ जो है वो सिंपली फंक्शन है क्यू आई और पी आई का, ओनली, नो टाइम, तो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा कि ये हिस्सा भी जीरो हो जाएगा, तो फिर आपके पास क्या बचेगा, एफ कॉमा एच। तो इसका मतलब है कि और एच आप जानते हैं कि अगर एच टाइम पर डिपेंड ना कर रहा हो तो फिर उस सूरत में एच जो है वो कांस्टेंट होता है, ये बात हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, तो एफ कांस्टेंट रहता है, ठीक है, एफ चेंज नहीं हो रहा होता टाइम में, ठीक है। तो अब अगर फर्ज करें कि हमारे पास कम्यूटेटर एफ कॉमा एच ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब है कि एफ खुद भी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, एच तो कांस्टेंट है ही, इसका मतलब है कि एफ भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज व्हेन द इंटीग्रल ऑफ मोशन एफ डज नॉट कंटेन p explicitly its Poisson brackets with the Hamiltonian of the system vanishes, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है कि हमारे पास फर्ज करें कि कोई फंक्शन है और हम इसको देखना चाहते हैं कि आया जो कांस्टेंट ऑफ मोशन है या नहीं, तो हम क्या करते हैं कि उसको लेकर एज के साथ उसको कम्यूटेटर खोलते हैं, ठीक है, और उसको खोलने के बाद में अंदाज़ा हो जाता है कि अगर उसका कम्यूटेटर ज़ीरो के बराबर आ जाए, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि वो एफ जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है, वो टाइम में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो रिलेशन हमने निकाले हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आती है वो ये कि अगर फर्ज करें कि हमने यहाँ से ये चेक किया कि एफ कॉमा एच इक्वल टू जीरो, ऐसा मतलब है कि एफ इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, तो फर्ज करें कि हमारे पास अगर एफ कांस्टेंट ऑफ मोशन हो, इसी तरह एक और फंक्शन जी वो भी कांस्टेंट ऑफ मोशन हो, यानी यकीनी तौर पर जी भी जो है टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर एफ इंडिपेंडेंटली एक कांस्टेंट ऑफ मोशन है, यानी कि फर्स्ट इंटीग्रल है, और इसी तरह फर्ज करें कि जी एक कांस्टेंट ऑफ मोशन है, दैट इज फर्स्ट इंटीग्रल है, और वो टाइम में चेंज नहीं हो रहा, तो इन दोनों का जो कम्यूटेटर होगा वो खुद भी एक कांस्टेंट होगा, जीरो के अलावा, जीरो से हटके एक चीज़ होगी जो कि कांस्टेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगेन, कि अगर दो फंक्शन जो खुद बाय देमसेल्फ कांस्टेंट ऑफ मोशन है, अगर आप उनके अगर आप उनके जो है वो कम्यूटेटर सॉल्व करें, तो वो कम्यूटेटर जो है वो
हमारे पास कांस्टेंट आएंगे। ठीक है। अच्छा, इसको हम किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, वो उसने करके दिखाया है। कि फर्ज करें कि हम सबसे पहले एफ के साथ शुरू करते हैं कि एफ के लिए हमने वही इक्वेशन लिखी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखी है। ठीक है, एफ कॉमा एच, इसका कम्यूटेटर बोला। ठीक है। और आपको याद होगा कि हमने ये सारा करके हमने ये जो है इक्वेशन 4.5 निकाली थी। तो 4.5 सॉरी 5.45 हमने ये इक्वेशन निकाली थी एफ के लिए। तो फर्ज करें हम यहीं से शुरू करते हैं। हमने कहा कि ये जो एफ के लिए जो ये वाली जो इक्वेशन हमने लिखी है 5.45, वो फर्ज करें वैलिड है कि पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी इक्वल्स टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी प्लस एफ कॉमा एच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, इसी तरीके से जो जी है, ठीक है, वो फर्ज करें कि सिमिलर इक्वेशन जो है वो जो है वो जी के लिए भी ट्रू है। ठीक है, चूंकि एफ जो है वो सिर्फ फंक्शन है क्यू और पी का टाइम का फंक्शन नहीं है, तो दैट इम्प्लाइज के डी एफ ओवर डी टी जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ये जो जी है, जी इज अ फंक्शन ऑफ क्यू एंड पी। ठीक है, क्यू और पी का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर और टाइम का फंक्शन नहीं है, तो डी जी ओवर डी टी जो है वो फिर ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा और इतना हिस्सा बचेगा। ठीक है, तो वो इसने यहाँ पे दिखाया कि, और आप बेसिकली क्या किया कि इसको उठा के ज़ीरो से इस तरफ ले गए। तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी इक्वल्स टू माइनस एफ कॉमा एच और पार्शियल जी बाय पार्शियल टी इक्वल्स टू माइनस जी कॉमा एच। ठीक है, और अगर फर्ज करें कि जी और एफ की कोई एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस नहीं हो टाइम पे, ठीक है, तो फिर क्या होगा। अच्छा, हमने ये देखा था कि इससे पहले हमने जो है वो इसको करके जो है हमने इस तरह की टर्म को भी जो है वो हमने ज़ीरो कर लिया था इससे पहले। अभी फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, तो ये कि हमने अपनी दफ़ा क्या किया कि बजाय किसी एक मतलब एफ कॉमा एच लेने के या जी कॉमा एच लेने के, हमने कहा कि फर्ज करें कि अब की दफ़ा हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द कम्यूटेटर एफ कॉमा जी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि देखिए ये जब भी हम कम्यूटेटर खोलेंगे, ठीक है, और चूंकि वो इस इक्वेशन को हम फॉलो कर रहे हैं, दिस वन। ठीक है, जो भी यहाँ चीज़, यानी कि मेरा मकसद कहने का ये है, मैं इसको साफ कर दूं पहले। हमारा मकसद कहने का ये है कि जो भी चीज़ यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई होगी, ये डी एफ लिखा हुआ है ना, तो वो चीज़ यहाँ आ जाएगी कॉमा एच के साथ। ये मतलब है इसका। ठीक है, तो हम यहाँ से दोबारा मैं मिटाता हूँ, आप बताता हूँ कि देखिए ये जो डी वाई बाई डी टी ले रहे हैं, तो जो चीज़ भी यहाँ आएगी वो फिर यहाँ आ जाएगी कॉमा एच के साथ, उसके कम्यूटेटर के साथ। ठीक है, तो बिल्कुल इसी वजह से यहाँ हुआ है कि हमने डी बाई बाई डी टी ऑफ एफ कॉमा जी लिया, तो एफ कॉमा जी ये पूरी चीज़ के यहाँ आ गई। ठीक है, कॉमा एच के साथ। ठीक है, प्लस पार्शल ऑफ पार्शल बाय पार्शल टी ऑफ दिस होल कम्यूटेटर, यानी कि जो भी चीज़ यहाँ लिखी हुई है वो इस कम्यूटेटर में कॉमा एच के साथ आएगी, प्लस उसका फिर पार्शल टाइम डेरिवेटिव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ तो अपनी जगह वैसे रही। अब ये देखिए ये ऑपरेटर है, ये अंदर अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा कि पार्शल बाय पार्शल टी जो है वो एफ के साथ लगा, कॉमा जी को छोड़ दिया, प्लस फिर हमने एफ लिया कॉमा पार्शल जी बाय पार्शल टी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक ये पूरी टर्म आ गई और ये हमारे पास दो टर्म्स आएंगी। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा कि देखिए ये वाली टर्म तो अपनी जगह पे वैसे के वैसे आ गए, और ये टर्म क्या कहाँ से आ रही है। ये टर्म आ रही है जनाब कि हमने क्या किया है कि इसकी जो डेफिनेशंस हैं जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल की हुई हैं,
कि पार्शल एफ बाय पार्शल टी बराबर है माइनस कम्यूटेटर ऑफ एफ कॉमा एच, और इसी तरह जो पार्शल जी बाय पार्शल टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ द कम्यूटेटर ऑफ जी कॉमा एच। ये जो हमारे पास पार्शल एफ बाय पार्शल टी और पार्शल जी बाय पार्शल टी जो हमारे पास आ रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ पे और यहाँ वैल्यू आ रही हैं, वो हमने यहाँ पर रखी है। ठीक है, तो ये माइनस साइन बाहर निकल आया, ये एफ का, तो ये हमारे पास एक और कम्यूटेटर आ गया एफ, कम्यूटेटर एफ कॉमा एच, जी अपनी जगह वैसे का वैसे रहा, एफ यहाँ पे उतर आया और पार्शियल जी बाय पार्शियल टी की जगह हमने माइनस कम्यूटेटर ऑफ जी कॉमा एच हो गया। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि जैकोबी आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ अगर हम इसको एक एक स्टैंडर्ड मान लें तो इनको हम रोटेट करा सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि एफ कॉमा एच जब हम इसकी तरतीब बदलेंगे तो ये हमें एक प्लस साइन दे देगा, तो प्लस साइन हो गया, क्योंकि हमने शुरू में देख चुके हैं। ठीक है, हमने ये जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो इस्तेमाल की हैं, ठीक है, वो हमें बता रहा है कि एफ कॉमा जी इज इक्वल टू माइनस जी कॉमा एच। जब भी हम इस कम्यूटेटर की तरतीब बदलेंगे और चूंकि वो एंटी सिमेट्रिक है, बीच में माइनस साइन है, तो वो एक प्लस साइन जनरेट कर देगा, एक माइनस साइन जनरेट करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। इसी तरह यहाँ पर ये जो जी कॉमा एच है, तो यहाँ पर हमने जो है वो इस पूरी चीज़ को, इसको हमने एक एंटिटी मानते हुए इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, तो ये प्लस हो गया। और ये आप देखेंगे पूरी साइक्लिक कॉम्बिनेशन बन गई है कि एफ कॉमा जी और कॉमा एच, तो अगले उसमें एच पहले आ गया और एफ तो सब और जी आखिर में चला गया, एच कॉमा एफ हो गया। अब की दफ़ा जी इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा, एफ इधर चला जाएगा, तो ये जैकोबी आइडेंटिटी की वजह से जीरो हो गया। और इसका मतलब क्या है कि ये चूंकि ये d बाय डी टी ऑफ दिस होल थिंग, यानी कि f कॉमा जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, that that implies basically f comma g का कम्यूटेटर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये मतलब हो गया इसका। ठीक है, जो कि यहाँ पे इसने प्रूफ किया, राइट। तो आपने देखा कि ये बज़ाहिर जो हमें महज फंक्शंस लग रहे हैं, तो ये अपने अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो हम अपने अंदर रखते हैं। हम एक क्विकली एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि ये कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a central potential v that does not depend on velocity. Find the integral of motion. ठीक है, तो याद रखिए ये सेंट्रल पोटेंशियल से मुराद हमारी ऐसी पोटेंशियल होते हैं जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। ठीक है, जो कि टूवर्ड्स द सेंटर जो है वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो अब इसने बजाय बस को टू डायमेंशन में लिखने, आपको याद है कि 5.2 या 5.3 जो हमने एग्जांपल देखी थी, उसमें हम सिर्फ एक प्लेन के अंदर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे कि और वो आर और थीटा था। अब की दफ़ा ये थ्री डायमेंशनल है, यानी कि आपके पास स्फेरिकल सिमेट्री है, इससे प्लेन नहीं है बल्कि स्फेरिकल सिमेट्री है, तो इसलिए ये आपके पास ये थर्ड टर्म भी आ गई है कि काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, आप और ये पोटेंशियल जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है, तो फिलहाल हमने इसको जस्ट वी के तौर पर उसको रहने दिया है। ठीक है, ऑलराइट। सो आपको मालूम है कि जो है आपको हैमिल्टोनियन लिखना होता है, जैसे कि इसने आपको यहाँ पे लिख के बताया था कि हैमिल्टोनियन बराबर होता है समेशन जे पी जे क्यू डॉट जे माइनस एल। तो उसके लिए आपको, क्योंकि आपके पास अब की दफ़ा तीन वेरिएबल्स हैं आपके पास, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके पास आर है, थीटा है और फाई है, ये तीन आपके पास वेरिएबल्स हैं। तो अब जब आप इस इक्वेशन को खोलेंगे तो आपके पास क्या होगा, मतलब जब आप इसको खोल के लिखेंगे तो पी आर, ठीक है, आर डॉट प्लस पी थीटा, थीटा डॉट प्लस पी फाई, फाई डॉट और माइनस एल। ठीक है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी ये टर्म ये लिखी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे आप जब आप ये लिखेंगे नेगेटिव भी लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम इससे पहले हम सारे स्टेप्स करते रहे हैं, एग्जैक्टली वही स्टेप्स आपको आपको जो है वो दोबारा यहाँ पे करिएगा कि आप आपके पास यहाँ पे ये आ गया पी आर आ गया है, तो आप यहाँ से आर डॉट की वैल्यू निकाल लें
और वो बराबर होगी पी आर ओवर एम के। तो ये पूरी टर्म जो है, यानी कि आपके पास ये वाली टर्म पी आर स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से आप थीटा डॉट की वैल्यू निकाल लें तो वो पी थीटा हुआ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ से फाई डॉट की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और बेसिकली आप उसको यहाँ से पुट कर लेंगे, या जैसे आप बेहतर समझ रहे हो। यहाँ पे आप फाई डॉट की वैल्यू निकाल के डाल दीजिए, ठीक है। तो ये पी फाई यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पी फाई यहाँ पे लिखा है, तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप ये टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखें, क्योंकि वो आपसे मालूम नहीं कराना चाह रहा है, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ मोशन के कौन कौन सी वो फंक्शंस हैं जो इंटीग्रल ऑफ मोशन है। तो इंटीग्रल ऑफ मोशन साबित करने का तरीका ये है कि जो भी फंक्शन हम जिसको हम इंटीग्रल ऑफ मोशन साबित करना चाह रहे हों, उसका हम जो है वो कम्यूटेटर एच के साथ सॉल्व करें। अगर तो वो ज़ीरो आ जाए, इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी जो है वो इंटीग्रल ऑफ मोशन है, वो चेंज नहीं हो रही। तो लेट्स से आपके पास अगर पी थीटा फर्ज करें, आप समझ रहे हैं कि वो इंटीग्रल ऑफ मोशन है, तो उसका पी थीटा का कम्यूटेटर एच के साथ वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो वो उसने यहाँ पे जो है वो आपको करके दिखाया। बल्कि इसने बेसिकली क्या किया है कि पूरा इसने इंटीग्रल पार्ट ले लिया है। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप इसके स्टेप्स को फॉलो करने के बजाय आप अपने स्टेप्स पूरे करें, क्योंकि इसने कहीं इसने कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां की हुई हैं। तो बेसिकली ये जो यहाँ पर काम कर रहा है, इसने क्या किया है कि सिर्फ पी थीटा नहीं, जो पूरा एंगुलर पार्ट है, एंगुलर पार्ट से मुराद क्या है, वो पार्ट जो कि पी थीटा और पी फाइव से रिलेटेड है, उस पूरे पार्ट को उसने ये साबित करके दिखाया है कि ये इंटीग्रल ऑफ मोशन है। आपको भी याद होगा कि जब हमने जो जो एग्जाम्पल 5.2 पढ़ी थी, जिसमें कि ये था कि ये पार्टिकल ऑफ सम मास m था, तो वो डिस्टेंस r के ऊपर था, और ये एंगल थीटा था। आपको याद होगा कि उसमें पी थीटा जो था वो कांस्टेंट ऑफ मोशन था, क्योंकि वो वहाँ पर हमने देखा था कि हैमिल्टोनियन या लेग्रांजियन में थीटा चूँकि साइक्लिक था, तो पी थीटा उसमें जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन था। तो अब की दफ़ा भी फोर्स चूँकि सिर्फ और सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में लग रही है, ये इसने कहा भी है कि ये सेंट्रल पोटेंशियल है, ठीक है, इसने कहा हुआ है कि ये सेंट्रल पोटेंशियल है। तो जो फोर्स लग रही है वो बेसिकली रेडियल डायरेक्शन में लग रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि पी थीटा और पी फाइव इन दोनों डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो टर्म है पी थीटा स्क्वायर प्लस पी फाइव स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमा एच, ये पूरी टर्म जो है वो इसका जब आप कम्यूटेटर सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो के बराबर होगा। बेसिकली ये कर ये रहा है कि इतना हिस्सा इसने उठाया है, ये हिस्सा, ठीक है। इस हिस्से का कम्यूटेटर, यानी कि ये यहाँ पे जो लिखा है, ये इसने यहाँ गलती की है। बल्कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ सामने लिखी हुई है कि पी थीटा स्क्वायर ओवर 2m r² प्लस पी फाइव स्क्वायर ओवर 2m r², और यहाँ पे यहाँ पे साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा कॉमा एच, ये पूरा कम्यूटेटर जो है वो बेसिकली ज़ीरो के बराबर है। ये करना चाह रहा है। और जो कि आप बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं कि जब आप एच को खोलेंगे, एच में तो ये सारी टर्म शामिल हैं। तो चूंकि पी थीटा और पी फाइव खुद अपने आप से तो कम्यूट करेंगे ही करेंगे, तो जो आखिर में जो चीज़ बचेगी जो आपको कैलकुलेट करनी है वो पी आर वाली होगी, क्योंकि बाकी तो सब आपस में तो कम्यूट कर जाएंगे। तो वही देखें कि वो इसने दो हिस्सों में आपको जो है वो तोड़ के दिखा दिया है इसने, राइट। सिर्फ ये हिस्सा बचा है आपके पास, और वो फिर आपको जो है वो एक एक करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके आप जो स्टेप्स हैं इनमें इस पे आप मत जाइए। इसमें कई तरह के जो है वो कुछ टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं, तो इस पर आप मत जाइए। मैंने ये आपके सामने कम्यूटेटर लिख दिया है, इसको आप सॉल्व कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके पास जवाब जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको करने के लिए करना ये होगा कि ये जो आपने ख़ासतौर पे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं
जैसा कि ये प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं, राइट, इनको और जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं ये ब्रैकेट्स की, इनको इस्तेमाल करें तो आप देखिएगा कि ये आपके पास जवाब जो है वो, इसका कम्यूटेटर जो है वो सॉल्व होके ज़ीरो आ जाएगा। तो मैं अभी इस इस क्लास को मैं यहाँ तक रोकने की कोशिश करूँ, ताकि हम एक और लेक्चर लें और फिर एक और लेक्चर लेके फिर हम उसको जो है वो बुक कंप्लीट करें। क्योंकि देखिए इसमें इसमें बहुत ज़्यादा काम आप लोगों के करने के लिए है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो चीज़ें आपके पास क्लियर होंगी। तो तो मैं इसको इस क्लास को यहाँ पे इसलिए रोक रहा हूँ कि आप ये जो सारे स्टेप्स हैं वो एक दफ़ा खुद करके देखें। ये जितने भी हमने यहाँ पे हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, राइट, तो इनको एक दफ़ा आप खुद से करके देखिए, और फिर आपको ये अंदाज़ा होगा कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है, ठीक है। तो और ख़ासतौर पर ये एग्जाम्पल 5.5 कीजिएगा, तो आपका हाथ खुलेगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अब आपके पास अगर हैमिल्टोनियन कैसे भी लिखा हुआ हो और आपके पास फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आपको याद हों ब्रैकेट्स की, तो आप इस तरह के जो हमें कम्यूटेटर्स हैं वो आप खोल सकते हैं और खोल के देख सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे रोक रहे हैं, फिर अगली क्लास में हम इसके मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे, और उसकी कुछ और एग्जांपल्स हम करेंगे, और फिर देखेंगे कि ये पॉइसन ब्रैकेट्स जो हैं तो किस तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में ट्रांजिशन करने का एक बेहतरीन तरीका है, राइट। तो मैं यहाँ पर अभी उसको रोक रहा हूँ। ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।